ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी 2.0। और कैसे हैं आप सभी? चलिए जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर आज का सेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपके सफलता बैच और काफ़ी सारे बैचेस जो हैं आपके एसएससी सीजीएल के लिए यहाँ पर और सीएचएसएल के लिए शुरू हो चुके हैं इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ। तो आप सभी जुड़कर यहाँ पर इनके साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये सभी आपको डिटेल में सीजीएल के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है। साथ ही के साथ आप सभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है डाउट एंड सोल्यूशन का ऑप्शन। तो किसी भी सवाल को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर फोटो अपलोड कर देंगे और जिस भी टीचर के साथ आप यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर टैग कर सकते हैं, बोल सकते हैं। साथ ही के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें एसएससी के लिए, तो एसएससी के लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार ऑफर आपको दिए जा रहे हैं। तो जो भी सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पर लेंगे उन सभी के लिए क्या दिया जाएगा, आपको 24 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ जो भी है उसमें एक्स्ट्रा मंथ दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर पाए। यहाँ पर दिया गया है 40 क्वेश्चन और 50 मिनट्स का आपके पास समय है। 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आपको इसमें दी जाएगी। और ये कब कराया जाता है, तो ये कराया जाता है संडे को 12 बजे। और इसमें एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है KHUSH0122। ये मेरा कोड है जिससे कि आप एनरोल करेंगे और इजीली जाकर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। ये टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपको देना है, आपको मिलेगा, आपको कुछ भी देना नहीं है, बस अपने टैलेंट को दिखाना है। तो यहाँ पर जो भी आपकी रैंकिंग रहेगी उस अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो जरूर पार्टिसिपेट करिए यहाँ पर। और हर संडे को होता है, ये दिया गया है एसएससी का सब्सक्रिप्शन। तो जो भी बच्चे यहाँ पर 24 मंथ, 12 मंथ जो भी आपका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और उसके लिए आपको यूज करना है इस कोड को, जो कि देगा आपको 10% का डिस्काउंट। क्लियर है? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का सेशन। लेट्स क्रैक इट। हो जाता है कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और आज का पहला सवाल है कि केंद्र सरकार की बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं भारत सरकार द्वारा अर्जित, अनुमानित या फिर विभिन्न राज्यों की अनुमति प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा, या फिर भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और ब्यौरा, या फिर जिला परिषद द्वारा खर्च किया गया अनुमानित धन। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो सरकार के बजट में जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो क्या करता है, भारत सरकार की जो वित्तीय यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाता है हर साल, उसमें भारत सरकार की सभी अनुमानित यानी कि एस्टिमेटेड जितनी भी प्राप्तियां होती हैं, यानी कि जितना भी भारत सरकार को धन प्राप्त होता है और जितना भी खर्च होता है उस सब का क्या किया जाता है, ब्यौरा यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ावे का परिणाम क्या था, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाए गए थे। कॉलोनियल क्या था, ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर जो शासन था उसको हम कॉलोनियल बोलते हैं। और इसी के विरोध में क्या किए गए, मूवमेंट चलाए गए। उस मूवमेंट का परिणाम क्या था, द्वंद्व था, सांप्रदायिकता था, या फिर विभिन्नता था, या फिर एकता था। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि जब ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाया गया तो सभी लोग एकजुट होकर किए। अगर यही किसी के खिलाफ अगर आपको विद्रोह करना है तो आपको यूनिटी में करना पड़ेगा, तभी तो करेंगे, क्योंकि समस्या किसी एक की नहीं थी, समस्या पूरे भारत के लोगों की थी, ठीक है। उन सभी को परेशानी हो रही थी, चाहे वो दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो, वहां पर सभी लोग। इसीलिए फिर सभी ने एकता को यहाँ पर दर्शाते हुए क्या किया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाया, यानी कि उपनिवेश विरोधी आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा कि चौरी चौरा कांड जो है ये कब हुआ था। ये घटना हुई थी आपकी 1922 में, ठीक है। कब हुई थी, 1922 में। और इसी के चलते जो गांधी जी द्वारा 1920 में एक आंदोलन शुरू किया गया था जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन कहते हैं।
इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये शुरू किया गया था, जिसमें गांधी जी ने और मुस्लिम जो समुदाय था उसने डिसाइड किया था कि वो ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, इसीलिए इसको असहयोग कहा गया। 1922 में चौरा चौरी कांड एक ऐसी घटना थी जिसने गांधी जी के दिल को एकदम दुखी कर दिया, और उसी के चलते 1922 में क्या किया इन्होंने, इस असहयोग मूवमेंट को स्थगित कर दिया। वो मूवमेंट था आपका चौरा चौरा कांड, जो कि हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। क्या किया गया था? कुछ पुलिस कर्मियों को एक कोठरी में बंद करके उनमें आग लगा दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते गांधी जी बहुत ही यहाँ पर नाराज हुए थे। और ये घटना थी आपकी 5 फरवरी 1922 को। कहां पर थी? याद रखिएगा। देखो, इसमें जो चौरी चौरा कांड हुआ था, बेसिकली 22 पुलिस अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, जिनको जलाकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो गोरखपुर में। कहां पर? गोरखपुर। क्लियर है? चलिए, अगला सवाल है आप सभी का कि भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक क्या है? अगर किसी भी सिंबल ऑफ इक्वलिटी फॉर ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन इंडिया, अगर हम सभी जगह जितने भी उत्पाद होते हैं, उत्पाद की बात करें, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए उनका सेफ्टी अगर सिंपल देखें या उन सभी को एक ही सिंबल दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एफपीओ बोलते हैं, एक मार्क बोलते हैं, इको मार्क, या फिर ISI। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, एक सिंबल है, आपने देखा होगा जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उस पे ISI ऐसे करके एक लोगो लगा होता है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं। तो ये क्या करता है? ये सिंबल ऑफ इक्वलिटी, मतलब सभी जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है उन सभी को इक्वल क्या किया जा रहा है? गुणवत्ता का प्रतीक यहाँ पर माना जा रहा है, इसीलिए उसे क्या देते हैं? ISI मार्क दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, ओके, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का, अच्छे से पढ़ लो, है ना, अच्छे से पढ़ लो ठीक से। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, या फिर आपका इंदिरा गांधी? तो आप सभी को मैंने पढ़ाया है कि एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था? एक युद्ध चल रहा था, ठीक है, किसके? इंडिया और पाकिस्तान। ये वॉर समाप्त हुई थी 1965 में। 1965 में एक अग्रीमेंट साइन किया गया था, कहां पर? ताशकंद में। कहां पर? ताशकंद में, ठीक है। और यहीं पर इसी ताशकंद में क्या हुआ था? यहाँ पर उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु एक मिस्ट्री है, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है एक मिस्ट्री के तौर पर जानी जाती है, और इनकी हत्या या कहें या फिर इनकी मृत्यु जो है वो ताशकंद में हो गई थी, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा ये कब की बात है? तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद, ठीक है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आप सभी का कि एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट होता है उसको अगर आप नापेंगे तो किससे नापेंगे? जीरोस्कोप से, ओम मीटर से, थर्मोमीटर से, अमीटर से। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा कि विद्युत धारा को, याद रखिएगा, धारा की कभी भी बात आए तो इसको अमीटर से नापते हैं, ठीक है। विद्युत धारा की कभी भी बात आती है तो इसे किससे नापते हैं? अमीटर से। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे आंसर जो है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 2 भाषा, 22 भाषा, 25 भाषा, या फिर 100 भाषाएं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? आपकी 22 भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, कभी आपसे पूछा जाए, याद रखिएगा, शुरुआत में अगर हम बात करेंगे तो शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 17 अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसमें क्या किया गया? और सारी भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। और सबसे लास्ट में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2003 में, जहां पर आप देखोगे तो 4 भाषाएं जोड़ी गई। एक था आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और आपकी संथाली। ये 4 भाषाएं 2003 में जोड़ी गई,
ठीक है, याद रखिएगा कुछ अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं। और अगर आप देखोगे तो इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो अनुच्छेद 344 में। एक मिनट, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 22 भाषाएं हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो आखिरी में जोड़ी गई हैं वो कितनी है, 4 भाषाएं हैं। कब जोड़ी गई, 2003 का जो संविधान जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कौन सा, 92 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें कौन कौन सी जोड़ी गई, तो यहाँ पर लिख लो, बोडो, संथाली, मैथिली, और कौन सी है, डोंगरी, ठीक है। ये 4 भाषाओं को क्या किया गया था, इसमें जोड़ा गया था। अगला सवाल है आपका कि बही वर्दी चट्टानें जो हैं एक प्रकार की होती है। बही वर्दी जिसको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, ये किस टाइप का प्रकार होता है, जीवाश्म चट्टानें, अग्निमय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, या फिर कायांतरित चट्टानें। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका आग्नेय चट्टानें। अग्निमय यानी आग्नेय का मतलब है, आग्नेय चट्टानें वो चट्टानें हैं जब आपकी पृथ्वी, आपने सभी ने सुना है कि पृथ्वी पहले क्या थी, एक आग का गोला थी, ठीक है। वो टूट के, किसी पिंड से टूट के क्या हुई, एक आग का गोला बन गई, फिर वो ठंडी हुई। तो जब ठंडी होने के बाद, पृथ्वी जब गर्म थी और जब ठंडी हुई, तो जब ठंडी होने के बाद सबसे पहले प्रकार की चट्टानें बनी, तो उन्हें हम कहते हैं आग्नेय प्रकार की चट्टानें। कौन सी बोलते हैं, आग्नेय प्रकार की चट्टानें, ठीक है, जिसे हम वही वर्दी चट्टानें भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वाद के खट्टे खाद्य पदार्थ की प्रकृति क्या होती है। स्वाद में जो फल खट्टे होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पीएच वैल्यू जो होती है, इसका मान 0 से लेकर कितना होता है, 14 तक होता है, ठीक है। कितना होता है, 0 से लेकर 14, और 7 पे क्या होता है, वो उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो 7 से अगर कम इसकी किसी भी केमिकल की वैल्यू 7 से कम आ रही है, अगर हम उसका पीएच वैल्यू निकालते हैं और 7 से कम आ रही है, तो उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। और ज्यादा निकाल रहे हैं, ज्यादा आ रहा है, तो कैसा है, बेस है। बेस का मतलब क्षारीय है। तो 7 से कम जो आते हैं, जो एसिडिक होते हैं, वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और जो 7 से ज्यादा वैल्यू होती है, वो कैसे होते हैं, कड़वे। तो आप कह सकते हो कि जो क्षारीय प्रकृति होती है वो कैसी होती है, कड़वी होती है। और एसिडिक नेचर के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो नींबू हो गए, संतरा हो गए, जो खट्टी फल होते हैं, वो उनमें सब में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि कैटेनेशन का गुण किससे सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। कैटेनेशन की अगर हम बात करें, या फिर इसे संकलन बोलते हैं, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन, क्या बोलते हैं, श्रृंखलन, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि एक इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो एक तरीके का बॉन्ड बनाते हैं, और जो सबसे अधिक आसानी से क्या हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, वो कौन से ऐसे तत्व होते हैं। सिलिकॉन हो गया, गंध हो गया, गंधक हो गया, जिसे हम सल्फर बोलते हैं, याद रखिएगा, गंधक किसे बोलते हैं, सल्फर को। कार्बन हो गया, या फिर नाइट्रोजन हो गया। तो इसका सही आंसर है आपका कार्बन। कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो इजिली क्या होते हैं, रिएक्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे है, भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें, जो कि वर्तमान में कितने हैं, 8 हैं, इनका गठन किस लिए किया गया है कि राज्य बनाने के लिए उनकी जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक थी, या फिर राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे प्रांत हैं, या फिर राज्य बनाने के लिए बहुत बड़े प्रांत हैं, या फिर बहुत बड़े प्रांत हैं। तो इसका बेसिकली सही आंसर क्या हो जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाए जाते हैं क्योंकि राज्य बनाने के लिए वह बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर राज्य नहीं हो सकते क्योंकि राज्य की एक पॉपुलेशन होती है, उसकी कुछ टर्म कंडीशंस होती है, जिसको जो यूनियन टेरिटरी है वो फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ का क्षेत्रफल सब कुछ डिसाइड करता है किसी भी राज्य को लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं, छोटे प्रांत होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बना दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है।
क्लियर है। अगर आप देखोगे तो दो ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक हो गया आपका पुदुचेरी और दूसरा हो गया दिल्ली, जहां पर विधानसभा है। बाकी आप देखोगे यूनियन टेरिटरी में आपको विधानसभाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर जो है विधानसभा का मतलब क्या है, यहाँ पर मुख्यमंत्री है, बाकी सभी जगह क्या है, राज्यपाल। अगला सवाल है आप सभी का कि पूर्व मुख्य अधिकारी आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के आदतन कार्यकाल की अवधि क्या थी। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए। बेसिकली ये पुराना सवाल है, ठीक है, पुराना सवाल है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर लिख लीजिए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा कि 14 से लेकर 18 तक, जब आपके अरविंद सुब्रमण्यम जो थे, जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हुए थे, उस समय ये क्या थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। ठीक है, क्या थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो कब से कब तक रहे, 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि उड़ीसी नृत्य पूर्ववर्ती रूप क्या है। अगर मैं बात करूं तो उड़ीसी, आप सभी जानते हैं कि उड़ीसी जो है वो क्या है, एक क्लासिकल डांस है। और ये कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो उड़ीसा राज्य का। कहाँ का है, उड़ीसा राज्य का। उड़ीसा को पहले क्या कहते थे, कलिंग कहते थे। चलिए, तो यहाँ पर पूछा है कि इसे पूर्ववर्ती रूप क्या था, कि उड़ीसा का जो नृत्य है, डांस फॉर्म क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो जो पहले जिस नाम से जाना जाता था उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गोतीपुआ। ठीक है, क्या बोलते हैं, गोतीपुआ के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, किस नाम से जाना जाता है, गोतीपुआ के नाम से, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि अयोध्या पहाड़ किस राज्य में है। अयोध्या पहाड़ जो अगर हम बात करें तो अयोध्या नहीं, ये अयोध्या होगा, वही मैं बोलूं, अयोध्या पहाड़। ठीक है, अयोध्या माउंटेन जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जल्दी से यहाँ बताइए। देखो ये जो ये वाला अयोध्या नहीं है ना, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये अयोध्या पहाड़ है। कहाँ पर, छोटा नागपुर प्लेट्यू के पूर्वी क्षेत्र में, जहां पर, कहां पर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। क्लियर है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, डी आंसर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, यानी अनुच्छेद 280 के तहत द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग का जो गठन है भारत में, जो कि 280 के तहत होता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, उच्चतम न्यायालय करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर सांसद करता है। तो यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि आंसर जो है आप सभी का यहाँ पर क्या होना चाहिए। जल्दी से बताइए, यहाँ पर जो आप सभी का आंसर है वो क्या होना चाहिए। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा कि वित्त आयोग की अगर हम बात करें, इसका गठन कौन करता है, इसका गठन कौन करता है, जल्दी से बताओ। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आप सभी का, राष्ट्रपति आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल है आप सभी का कि बंगाल में सरकार को दोहरी प्रणाली दिमाग की उपज थी। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसकी उपज थी। तो आपको मैंने बताया था कि एक मूवमेंट हुआ था, एक युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसको 1757 में, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद युद्ध हुआ आपका 1764 का, जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। क्या कहते हैं, बक्सर का युद्ध कहते हैं। और इस बक्सर के युद्ध में क्या किया गया, दोहरी प्रणाली यानी कि डुअल गवर्नमेंट की यहाँ पर बात की गई। और इस समय कौन था आपका, लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, क्या नाम था उसका, लॉर्ड क्लाइव था। इसने क्या किया, जितने भी आपके जो हमारे यहाँ के साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे, जो शासक होते थे, उनके हाथों से सत्ता अपने हाथ में ले ली। ठीक है, जिसमें कि जो मैनेजमेंट है वो ये संभालते हैं, बाकी के नाम के लिए ही राजा रह गए थे। तो इसीलिए इसको दोहरी क्या कहते हैं, प्रणाली यहाँ पर कहते हैं। ठीक है,
चलिए, इसी के बाद आप देखोगे कि इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, आपका वो लेके आए रेगुलेटिंग एक्ट, प्रॉपर मैनेजमेंट इन्होंने दिखाया। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्र के जोड़े जो है उनकी संख्या कितनी होती है। तो भाई मनुष्यों में जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। 23 और 23 का पेयर होता है, ठीक है। 23 और 23 का पेयर होता है। एक्स जो गुणसूत्र होते हैं ये मादा के होते हैं, मादा मतलब फीमेल के होते हैं, फीमेल मतलब लड़की के होते हैं। एक्स गुणसूत्र दर्शाते हैं। अगर किसी का गुणसूत्र XY है इसका मतलब वो नर है, नर का मतलब क्या है, वो मेल है, मेल का मतलब क्या है, वो लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 23 जोड़े होते हैं, लेकिन XY जो होता है, ये जो X और Y है ये अलग निर्धारित करता है। तो मेनली जो है वो कितने होते हैं, 22 प्लस X या फिर 22 प्लस Y, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगला सवाल है आप सभी का कि मनुष्य कि कुंद जो है, कुद किस राज्य का नृत्य शैली है, कुद जो है किस राज्य का नृत्य शैली है। यहाँ पर जल्दी से बताइए कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो ये जो है बेसिकली कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का। कुद जो है ये आपका नृत्य शैली है कहाँ की, जम्मू और कश्मीर की। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं, पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं कौन, केवल भौतिक कारक। ये देखो ये क्वेश्चन रिपीटिवली आया है, रिपीटिवली पूछा गया है लगातार। तो इसमें कौन होते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका कि जीवित जीव होते हैं और भौतिक कारक होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बदल बदल के पूछा गया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिवली आता। अगला सवाल है आपका कि सभी सजीवों को विटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के समूह में वर्गीकृत किया गया था। तो देखो विटेकर ने एक बुक निकाली और बहुत ही शानदार बुक है। अगर आप देखोगे ना तो उसको इतना अच्छे से उन्होंने पिक्चराइज किया है कि मैं क्या बताऊं, मैंने खुद पढ़ी है उसको, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने किया है। जिसमें उन्होंने क्या किया है, जो आपकी जीवित जीव हैं, जीवों की प्रणाली को वर्गीकृत किया है। और कितने में किया है, तो वो 5 प्रकार के वर्ग उन्होंने बताए हैं। पहला बताया है उन्होंने कि पहला वर्ग है मोनेरा, क्या बोलते हैं, मोनेरा है। दूसरा वर्ग है प्रोटेस्टा, क्या है, प्रोटेस्टा। तीसरे वर्ग की अगर हम बात करें तो तीसरा वर्ग है आपका कवक, ठीक है, क्या है, कवक। चौथा वर्ग है पादप और पांचवा वर्ग कौन सा है आपका, जंतु जगत, ठीक है। तो इसमें इसको क्या किया गया है, यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये है आज की आपकी क्लास, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ कि जो एग्जाम की टेंडेंसी है उसको आप पकड़ सकें, उसको आप समझ सकें, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। डेली क्लास का टाइम जो है आपका 4 बजे होता है, तो इसको आना आप लोग अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही के साथ आप लोग मुझे खुशबू कुमारी के नाम से KHUSHBOO कुमारी के नाम से क्या कर सकते हैं, आप मुझे एप्लीकेशन अनअकैडमी एप्लीकेशन पे जाकर फॉलो कर सकते हैं रेलवे कैटेगरी में, ठीक है। वहां पर भी आपका प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है और वहां पर भी आपकी रेगुलर क्लासेस हो रही है, तो आप वहां पर आकर अटेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।